Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 8th of March 2021, Monday. Inspiration of the day is study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, dream while others are wishing. News articles from March 6 and March 8 has been included under this discussion and we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 on today's newspaper. IBC suspension may not be extended beyond March 24. With just about fortnight left for the suspension on fresh corporate insolvency cases to end, and the government sources are indicating that there will be no further extension of IBC suspension. कोविड-19 के ड्यूरेशन में जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज अफेक्ट होती हैं. दे वर ऑन देयर लोवेस्ट वैल्यूएशन स्टेज. If you were following at that time my news discussion or any of the news articles, you must be knowing that at that time the worst affected sector was MSME. क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉल कर रही थी, मार्केट में डिमांड नहीं थी, अनसर्टनिटी की वजह से पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सपेंड और स्पेंड, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसी कंपनीज जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई थी उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और कुछ कंपनीज तो इंसॉल्वेंसी की स्टेज पर आ गई थी एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक. तो उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने ऐसे स्टार्टअप्स को, ऐसी कंपनीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को दिसंबर तक सस्पेंड कर दिया था. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को सस्पेंड कर दिया था. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि उस ड्यूरेशन में कोई भी नई इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकेंगी आईबीसी के अंतर्गत. इट मीन्स अगर कोई भी कंपनी अपने लोन्स पे नहीं कर पा रही है, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक, तो उसके क्रेडिटर्स, प्रमोटर्स, दे कैन नॉट ब्रिंग दैट कंपनी फॉर इंसॉल्वेंसी एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीजर, जिससे कि उन कंपनीज को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा रिकवर करने का और वापस से ग्रो करने का. और December 31 को वो आईबीसी सस्पेंशन की जो लिमिट थी वो ख़त्म हुई थी. लेटर ऑन गवर्नमेंट ने दोबारा आईबीसी सस्पेंशन को एक्सटेंड कर दिया टिल March 24. तो अभी तक March 24 तक कोई भी नई इंसॉल्वेंसी के केसेस या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं किया जा सकता था, चाहे वो अपने लायबिलिटीज़ को पे करने में चाहे कितनी भी डिफ़ॉल्ट रही हों. ऑल्दो जो केसेस पहले से चल रहे थे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के तहत, वो सारे केसेस वैसे ही चलते रहेंगे. तो अब कई सारे इंडस्ट्री, कंपनीज और एक्सपर्ट की डिमांड है कि March 24 के बाद भी गवर्नमेंट आईबीसी सस्पेंशन को एक्सटेंड करे. हालांकि गवर्नमेंट के साइड से इंडिकेशन है कि March 24 जो कि लास्ट डेडलाइन है, इसके बाद से आईबीसी सस्पेंशन, जो ब्लैंकेट सस्पेंशन हुआ था, वो हट जाएगा और उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं, प्रमोटर्स हैं कंपनी के, दे कैन स्टार्ट और दे कैन इनिशिएट द फ्रेश कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अंडर आईबीसी. तो कई सारे एक्सपर्ट्स का, वेटरन्स की ये डिमांड है. इवन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज भी ये डिमांड कर रही हैं दैट गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड दिस आईबीसी सस्पेंशन once more. However, government is not in the mood to extend this suspension beyond March 24. तो एक्सटेंशन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इट्स नॉट एट ऑल इकोनॉमिकली डिज़ायरेबल, और अगर गवर्नमेंट इसके बाद भी आईबीसी सस्पेंशन को एक्सटेंड करती है तो जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेस लोन को लेकर के रीस्ट्रक्चरिंग की जो स्कीम है उस पर अफेक्ट पड़ेगा. क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट मीन्स आरबीआई ने अनाउंस किया कि जो भी ऐसी कंपनी जिनके लोन जो है स्ट्रेस में है उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करी जाए, बैंक्स रीस्ट्रक्चरिंग पे जाएं और देखें कि किस तरह से कंपनी से लोन रिकवर किया जा सकता है. बैंक्स अपनी बुक इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड कंपनीज को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए. तो इसलिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, करंट गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट इज़ नॉट एक्चुअली फेवरेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ आईबीसी. अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक डिज़ायरेबिलिटी, गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अब इतना
शॉर्ट टाइम में वापस से आईबीसी प्रोसीजर को, आईबीसी एक्ट को अमेंड करना इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट feasible. A bill would have to be passed in both houses of parliament if any change with respect to suspension of insolvency and bankruptcy code is to be made. तो अब इतनी जल्दी से दोनों हाउसेस से इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट पास नहीं हो सकता, तो लीगली भी इट इज़ नॉट feasible. And as per the official, there has been no movement on either front, and the government is likely to adopt the wait and watch approach for a new months or upcoming months to see if the situation gets stabilized. तो गवर्नमेंट का भी फिलहाल के लिए कोई ऐसा motive नहीं है that government is actually going to further increase this expansion because of the administrative hurdles, because of the procedural hurdles, because of the economic hurdles. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं वाई गवर्नमेंट कैन नॉट इशू ऑर्डिनेंस, जैसा कि पहले कई बार किसी लॉ को सस्पेंड करने के लिए या इनैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू कर दिया है, एंड वाई गवर्नमेंट कैन नॉट गो फॉर ऑर्डिनेंस. तो उसका भी आंसर ये कि गवर्नमेंट कैन नॉट इशू एन ऑर्डिनेंस सिंस द सस्पेंशन इज लैप्सिंग वाइल द पार्लियामेंट इज इन सेशन. तो कभी भी कोई भी ऑर्डिनेंस अगर इशू कराना होता है तो उस समय का एक क्लॉज होता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या ऑर्डर जो भी इशू होता है फॉर इनैक्टमेंट और सस्पेंशन ऑफ एनी लॉ, उस समय पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं होनी चाहिए. अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी एक्ट वो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास नहीं होना चाहिए. इट शुड बी पास्ड विद द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. तो अभी पार्लियामेंट सेशन में है तो गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस भी इशू नहीं कर सकती इन ऑर्डर टू फर्दर एक्सटेंड द आईबीसी. And this is the status of corporate insolvency resolution process till September 30, 2020. तो कितने केस एडमिट हो चुके हैं, कितने केसेस लिक्विडेशन पे जा चुके हैं, कितने केसेस के अगेंस्ट अपील है, कितने विड्रॉल हो गए हैं, कितने का फाइनल रेजोल्यूशन हो गया, कितने ऑन गोइंग है. सो दिस इज द statistics and you do not need to mark up it definitely. You can just go through it in order to see the efficacy of IBC. तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ दैट इज CIRP. क्रिप भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. इसका हो सकता है किसी किसी एग्जाम में यू कैन बी आस्क कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है एंड व्हाट इज दिस. तो बेसिकली क्रिप्स को बोलते हैं द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन process, and basically it is a recovery mechanism made available to the creditors under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So as per this IBC code, in case of corporate entity become insolvent. Insolvent means that particular corporate entity or the unit is unable to repay its debt. The concerned creditors or the corporate entity itself, yani creditors and debtors, both can go for recovery mechanism, both can initiate this CRIPS. CRIPS stands for Corporate Insolvency Resolution Process. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो कई बार मैंने आपको बताया कि IBC इज़ वन ऑफ द वेरी डिज़ायरेबल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इनैक्टमेंट, और इसके इनैक्टमेंट के बाद इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी. 2016 से पहले क्या होता था, बेसिकली कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इंसॉल्वेंट हो गई है या अपने लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में ले जाने में, उससे लोन रिकवर करने में जो क्रेडिटर्स होते थे उनको बहुत टाइम लगता था, बहुत लीगल हर्डल्स से, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स से, एंड इट यूज टू बी द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. कई बार तो सालों तक ये प्रोसेस चलती थी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से डिस्करेज होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनकी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई, अगर क्रेडिटर्स अमाउंट नहीं रीपे कर पाए या क्रेडिटर्स को अमाउंट रीपे नहीं हो पाया, कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई, अपनी लायबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाई, तो जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, मनी लेंड किया है, फंडिंग करी है, उनका पैसा डूब जाएगा. तो इट वाज अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, और जिसकी वजह से फंड रेजिंग के प्रोसेस या जो लोन लेने के प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होते थे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो ये अज्यूम करेगा कि या तो उसको प्रॉफिट हो, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा इन केस ऑफ वर्स्ट सिचुएशन तो जो भी उसने पैसा लगाया है उस कंपनी में, जो भी उस कंपनी को लोन दिया है वो उसका लोन सिक्योर रहे, उसको वो रिटर्न मिल जाए. तो कई बार ऐसा होता था कि कंपनीज की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो होती थी वो बहुत लॉन्ग
टर्म तक पेंडिंग चलती रहती थी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते थे दे डिस्करेज देमसेल्फ फॉर इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन एंटिटी। तो इसी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, क्लाइमेट इम्प्रूव करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में आईबीसी कोड पास किया। And after the enactment of this IBC Code 2016, the insolvency proceedings becomes very easy in India, और एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर दिया गया कि विद इन दिस टाइम फ्रेम किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, या तो वो विदड्रॉ हो जाए या तो उनका वो लिक्विडेशन में चले जाए, बेसिकली उनका रिजोल्यूशन कंप्लीट हो जाए, जिससे कि जो क्रेडिटर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो बेनिफिट्स हैं वो हैम्पर ना हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है व्हाट इज़ बैंक करप्सी। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे बैंक करप्सी क्या होता है। अगर बहुत सिंपल टर्म में मैं बताऊँ, इट इज़ अ लीगल स्टेटस ऑफ एन एंटिटी और अ पर्सन, बोथ, एक कंपनी भी, एक एंटिटी भी और एक इंडिविजुअल भी बैंक करप्ट हो सकता है। तो लीगल स्टेटस ऑफ एन एंटिटी और अ पर्सन वेयर द डेट ओन टू द creditors cannot be repaid to that particular creditors or the lender, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल को, उस एंटिटी को डिक्लेयर कर दिया जाता है बैंक करप्ट। एंड फॉर दैट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 has been passed, and it is the bankruptcy law of India which seeks to consolidate the all existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy. तो जो जितने भी पहले लॉ थे या इन्फोर्समेंट्स है, इनैक्टमेंट्स है, जिनमें बहुत सारे ऐसे थे, डुप्लीकेसी होती थी, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होते थे, तो वो जितने भी लॉ ऐसे थे, रूल्स थे, कोड्स थे जो बेसिकली इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी से डील करते थे, उनको कंबाइंड करके एक लॉ में कंसोलिडेट कर दिया गया। एंड दैट पर्टिकुलर लॉ हैज़ बीन मेड सिंप्लीफाइड एंड एक्सपीडाइट द इंसॉल्वेंसी एंड bankruptcy proceedings in India, so that the interest of the creditors, including stakeholders of the company, can be secured and a company can be revived in a very time bound manner. So that will promote the entrepreneurship, that will give necessary relief to the creditors, that their money is secured, and consequently increase the credit supply in the economy. And under this, an insolvency and bankruptcy board of India has also been established. So basically, to maximize the value of the assets of a corporate person, this particular IBC code 2016 has been enacted. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. सॉफ्टवेयर रॉयल्टी में कॉस्ट सेंटर 5,000 crore every year. Recently, the Apex Court has settled the 20 years old dispute between the companies and the income tax department. And what is that dispute? That dispute is actually related to the tech companies such as Samsung Electricals, IBM, HP, Mphasis, Sonata Software, GE India. Basically ऐसी टेक्निकल कंपनीज और टेक कंपनीज जो कि अब्रॉड में किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए या उसके सर्विसेज को अवेल करने के लिए पेमेंट करती हैं। तो जो अब्रॉड में जो पेमेंट होता है रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर सर्विसेज, उन सर्विसेज पर जो टैक्स इम्पोज करता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको लेकर के इन कंपनीज ने प्लेयर डाली थी एपेक्स कोर्ट में, और 20 साल से ये केस चलता हुआ रहा था। फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, दैट इज cross-border payments for software to a non-resident were not to be taxed as royalty. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हुए ये वर्डिक्ट, ये अवार्ड दिया है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रहा है फॉर सॉफ्टवेयर, बेसिकली नॉन रेजिडेंट कंपनीज का, दैट वर नॉट टू बी टैक्स एज रॉयल्टी। तो टैक्स डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अभी तक जो भी अब्रॉड में जो पेमेंट्स हो रहा था फॉर सॉफ्टवेयर, उस पर जो भी टैक्स एज अ रॉयल्टी लगाता था, वो टैक्स अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं लगा पाएगा। सो फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी पे 10% रॉयल्टी टैक्स. And after this judgment, after this verdict, number of experts or the industry
वेटरन्स आर सेइंग दैट हो सकता है बहुत सारी जो टेक फर्म्स हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें कि जो भी उन्होंने अभी तक टैक्स पेमेंट किया है फॉर एज अ रॉयल्टी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर सॉफ्टवेयर, वो उनका टैक्स उनको रिफंड किया जाए। तो पहला तो ये कि फ़िलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता था फॉर सॉफ्टवेयर तो एज अ रॉयल्टी जो भी टैक्स लगता था उस टैक्स को रोक दिया है, जिससे कि सेंटर को 5,000 करोड़ का हर साल लॉस होगा, जो कि अभी तक सेंटर सॉफ्टवेयर रॉयल्टी के फॉर्म में टेक कंपनी से कलेक्ट करता था। पहला नुकसान तो ये हुआ। दूसरा ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं या बहुत सारे ऑफिशियल से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेक कंपनीज अब वापस से सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड के लिए प्लिया फाइल करें, जिसमें वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड इनिशिएट कराएं कि जो भी उन्होंने अभी तक पेमेंट किया एज अ सॉफ्टवेयर रॉयल्टी वो उनका टैक्स उनको रिफंड हो। तो अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होती तो उससे गवर्नमेंट का जो लॉस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। हालांकि 20 साल से ये टैक्स रॉयल्टी, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी का केस चला रहा था, जैसे कि एजीआर का केस था, जैसे हालांकि उसमें एजीआर वाले इशू में गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के साइड ऑर्डर दिया, बट इस सॉफ्टवेयर रॉयल्टी के केस में जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनके साइड से ऑर्डर दिया गया है। However, for earlier years, refund will happen after the companies get order on their individual cases based on the judgment। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सब कलेक्टिवली रिफंड के लिए जाती हैं और इनिशिएट करती हैं, प्लिया फाइल करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट सबको ऑर्डर कर देगी कि ओके नाउ एवरी वट एवर टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड, वट एवर टैक्स हैज़ बिन कलेक्टेड फ्रॉम IT टैक्स डिपार्टमेंट दैट शुड बी रिफंडेड। नो, इट शुड बी ऑन इंडिविजुअल बेसिस केसेस। तो हो सकता है कि सारी कंपनीज ना जाएं, कुछ कंपनीज इनिशिएट करें, but if it is a huge amount, so number of companies may want to initiate this refund process। तो अगर टोटल नंबर्स की बात करें कि जो इस पर्टिकुलर जजमेंट से कितनी कंपनीज अफेक्ट हुई, कितने को फायदा, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 of companies, even including Facebook, Amazon, could seek the tax refund because they import software for sale in India, and all these are the non-resident companies we know। और ऐसी कंपनी जिनका परमानेंट सेटलमेंट है इंडिया में, जो कि परमानेंट बिजनेस में, दे कैन नॉट गो फॉर, और उनको उन पर टैक्स भी नहीं लगता, डेफिनेटली दे विल नॉट गो फॉर एनी शॉर्ट ऑफ टैक्स रिफंड प्रोसेस। और फॉरेन कंपनीज और सेलर दैट डू नॉट हैव बिजनेस कनेक्शंस और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया नीड नॉट टू पे टैक्स ऑन बिजनेस इनकम। हालांकि इस अभी जजमेंट पे टैक्स रिफंड प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं, बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होंगे, तो अभी इस पर लेटर ऑन क्लैरिटी होगी। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ का एनुअली लॉस होगा बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, और हो सकता है ये लॉस और ज़्यादा इंक्रीज करे अगर टेक कंपनीज टैक्स रिफंड प्रोसेस के लिए जाती हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट डिस्प्यूट एंड दिस इज़ व्हाट कोर्ट सेड। तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं in order to understand the dispute and whatever award government has given। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 6 of today's newspaper। Coal quality issues surface again। So blame game between the two ministry, that is Ministry of Coal and Coal India one side and the Power Ministry and Thermal Power Station on the other side। So again the coal quality issue surfaced between these two ministries, or we can say between these two group over the quality of coal supplied by CIL। तो जो पावर मिनिस्ट्री है वो फिलहाल के लिए कोल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कोल पर एलिगेशन लगा रही है कि वॉट एवर द coal quality they are supplying is not up to the mark। Close to the half a dozen states and NTPC have written to the Ministry of Power complaining against the discrepancy in terms of coal quality and the billed amount। तो कई सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने और NTPC के कई सारी ब्रांच ने पावर मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है कंप्लेन करते हुए कि जो कोल इंडिया जो भी कोल सप्लाई कर रहा है वो, और जो भी प्राइस से सप्लाई कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेटरी। और हालांकि ये इशू कोई आज का इशू नहीं है, काफ़ी टाइम से ये मिनिस्ट्रीज़ के बीच में इशू चलता आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग चलती है, कोल की जो क्वालिटी सप्लाई होती है वो डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर होती है। कोल की क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थर्मल पावर स्टेशंस की बात करें जहाँ पर कोल इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट
इंग्रेडिएंट, तो कोल की क्वालिटी, कितना अच्छा कोल है, कितना कम उसमें स्मोक हो रहा है, कितना ज़्यादा अमाउंट में कार्बन अवेलेबल है, कितनी कम इम्प्योरिटीज़ हैं, इस बात पर किसी भी पावर स्टेशन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इसको लेकर के कई बार डिस्प्यूट अराइज होता है कोल की क्वालिटी को लेकर के। और इन्हीं सारे स्टेट्स का और एनटीपीसी का ये कहना है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द दिस डिस्क्रिपेंसी इन कोल क्वालिटी, दे आर एक्चुअली फेसिंग द एनुअल लॉस ऑफ ओवर 10,000 crore. So the Chief Minister of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab, Haryana, तेलंगाना, एनटीपीसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, सब ने फिर कोल मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है, कंप्लेन लेटर लिखा है कि इस पर्टिकुलर मैटर को, इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व किया जाए, इसके में इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि वाई CIL कोल इंडिया इज डूइंग सच डिस्क्रिपेंसी इन टर्म्स ऑफ कोल क्वालिटी एंड बिल्ड अमाउंट। और जो भी लेटर फिलहाल बिजनेस स्टैंडर्ड ने देखा, उसमें उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी है कोल की, वट एवर दे आर रिसीविंग इज नॉट द सेम एज द लोडिंग एंड वेयर इट इज बिल्ड. And as per the state government, this great slippage is leading to an increase in the cost of electricity for their consumer. Definitely अगर कोल की क्वालिटी डिक्रीज कर रही है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो उतने अमाउंट में नहीं होगी, उतनी एफिशिएंटली जनरेट नहीं होगी. इट मे लीड्स टू द कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इवेंचुअली जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और जिसकी वजह से 10,000 करोड़ का जो नुकसान है वो एनुअली फेस कर रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स और पावर मिनिस्ट्री. अप्रॉक्सीमेटली 10 पैसा जो है वो इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में बिकॉज ऑफ दिस पुअर क्वालिटी एंड डिस्क्रिपेंसी इन कोल क्वालिटी एंड बिल्ड अमाउंट, जिसका जो इवेंचुअल लॉस जनरेट होता है वो 10,000 करोड़ का हो रहा है. And generators have also cited that third-party sampling done at the dispatch end is not proving to be useful. और जिस तरह से डिस्कॉम और जो हमारी जेनकॉम है उनका जो फिलहाल के लिए जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस चल रहा है उसको देखते हुए इस तरह की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, बिजनेस रिलेटेड हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं तो दैट इज़ वेरी bad situation for discoms, for generating companies as well as for state government and eventual consumers. नाउ सी, अब देखते हैं फिलहाल के लिए जो पावर मिनिस्ट्री है वो इस पर क्या इनिशिएट करती है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. एप्पल टू सून मेक iPhone 12 इन India. So Apple Incorporation is going to made Apple iPhone 12 in India. Its latest model launched in India on October 30 last year. तो कुछ दिन ग्लोबल रिलीज से कुछ दिन ही बाद ही इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया था एप्पल का iPhone 12, जिसके बाद से अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में स्टार्ट होने जा रही है. दैट ऑल गोज टू the credit goes to the PLI scheme that government of India initially launched. So iPhone 12, according to the sources, will be manufactured at the Hon High Precision Industry Foxconn facility in Tamil Nadu. And apart from iPhone 12, we all know that 11 and XR are also manufactured into that facility, and iPhone 11 which is actually considered as the best seller in India. तो अब iPhone 12 भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने जा रहा है, एंड दैट्स अ गुड इंडिकेशन दैट मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रॉ मटेरियल शॉर्टेज में प्रिक कोविशील्ड production. So shortage of raw material may affect the scaling of the production of Oxford AstraZeneca vaccine, that is Covishield by पुणे. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड है इंडिया में कोविशील्ड को प्रोड्यूस करने का. और अब जो रॉ मटेरियल का एक शॉर्टेज, एक नया चैलेंज सामने आ रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास, जिसको लेकर के कंपनी का ये कहना है कि अगर ये रॉ मटेरियल शॉर्टेज जल्दी रिमूव नहीं हुआ है, जल्दी इस बॉटलनेक को रिमूव नहीं किया गया, तो दैट में हैम्पर द कोविशील्ड प्रोडक्शन एंड दैट में फर्दर अफेक्ट द मास इम्यूनाइजेशन दैट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन इंडिया. और क्यों ऐसा हो रहा है, वाई दिस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल शॉर्टेज हैज़ बिन क्रिएटेड? एज पर द मिस्टर पूनावाला, द CEO ऑफ SII, that World Bank panel, that a US law blocking the export of a key item, that bags and filter, will likely cause serious bottleneck into the vaccine production. हालांकि अभी का जो प्रोडक्शन है
उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर स्केलिंग अप करनी पड़ेगी क्योंकि मास फेमिनाइजेशन चल रहा है इंडिया में, तो स्केलिंग अप करने में ये जो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है ये प्रॉब्लम करेगा। तो जो बेसिकली यूएस लॉ है जो ब्लॉक कर रहा है एक्सपोर्ट ऑफ की इंग्रेडिएंट्स टू इंडिया, उसकी वजह से स्केलिंग अप नहीं हो पाएगी। ऑल्दो करंट अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में वो प्रोड्यूस होता रहेगा। एंड माइंडेड स्टूडेंट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इज करेंटली प्रोड्यूसिंग अराउंड 67 to 70 million doses of कोविशील्ड वैक्सीन पर मंथ। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप। भूषण पावर लेंडर्स एक्सेप्ट द जेएसडब्ल्यू स्टील प्लान। तो भूषण पावर जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जा रहा था, तो लेंडर्स ऑफ भूषण पावर एंड स्टील ऑन फ्राइडे फाइनली अप्रूव द प्रपोजल टू क्लोज इट्स डील विद जेएसडब्ल्यू। तो भूषण पावर को एक्वायर करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने, 2-3 कंपनीज ने अपना अपने प्रपोजल दिए थे, और भूषण पावर बहुत टाइम से इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग्स में चल रहा था। फाइनली जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील, तो जेएसडब्ल्यू का जो प्रपोजल है वो फिलहाल के लिए अप्रूव कर लिया है। जो भी भूषण पावर एंड स्टील के जो क्रेडिटर्स थे, दे ऑल हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील। तो अब इसका रेजोल्यूशन पास होना है। मोस्ट लाइकली भूषण पावर विल बी एक्वायर्ड बाय जेएसडब्ल्यू। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पेमेंट्स को लेकर के, उस पर एग्रीमेंट हो गया है। And lenders with approximately 97% voting shares voted in its favor. The efforts to complete the process by March 31st as per the sources. Approximately 25 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे भूषण स्टील के एज अ कंसोर्शियम। याद है आपको, मैंने बताया था कि किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को जब भी पैसा देना था तो कंसोर्शियम बनता है, बैंक्स लेंडर्स आपस में मिल करके पूल करते हैं मनी एंड दे लेंड टू द पर्टिकुलर एंटिटी। तो अभी 25 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं भूषण स्टील के, तो उनको कुछ अपना अप्रॉक्सीमेटली 41% का जो उनका शेयर है वो रियलाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ 19,350 करोड़। हालांकि जो डील थी वो 47, जो वो क्लेम कर रहे थे वो 47,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली कर रहे थे। तो जो 25 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन ही हैं, फॉरेन लेंडर्स, फॉरेन बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर कंसोर्शियम में। तो फिलहाल के लिए एक्सेप्टेंस आ गई है जेएसडब्ल्यू के प्लान को। मोस्ट लाइकली भूषण स्टील विल गेट एक्वायर्ड बाय जेएसडब्ल्यू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूज चीप ऑयल बॉट लास्ट ईयर, सऊदी स्नब्स इंडिया। इंडिया ने अभी ओपेक कंट्री से, ओपेक नेशन से डिमांड करी थी कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहा है और इंडिया उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। वाई? बिकॉज इंडिया इज द नेट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल। तो इंडिया ने ओपेक कंट्री से, ओपेक प्लस नेशन से डिमांड करी थी कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन को लेकर जो कट किए हैं, जो भी एम्बार्गोस लगाए हैं उसको रिलैक्स करें, जिससे कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो प्राइस है जो सोर हो रहे हैं कंटिन्यूसली डे बाय डे, वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो और इंडिया को जो फिलहाल के लिए नुकसान हो रहा है वो कम हो। तो उस पर सऊदी अरेबिया का जो रिटर्न रिमार्क आया है वो, उसमें सऊदी अरेबिया ने कहा है इंडिया से कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग ओपेक नेशन और सऊदी अरेबिया टू remove the production cut restriction, India should use the cheap oil that India bought last year. If you remember last year जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जब वो टेक्सास और WTI इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा फॉल कर गया था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बिल्कुल माइनस में चले गए थे। इफ़ यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर न्यूज़, और अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन गो थ्रू डिस्क्राइब सेक्शन जहाँ पर मैंने ये न्यूज़ डिस्कस करी थी। तो उस समय इंडिया ने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऑयल्स जो इंडिया के, आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे हाँ मैंने स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऑयल नाउ इंडिया हैज़, अभी तक 4 थे, अब कितने हैं इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऑयल्स और कितने प्रपोज्ड हैं। तो उस समय जब ऑयल के प्राइसेस बिल्कुल मिनिमम हो गए थे, उस समय इंडिया ने और जितनी भी जो इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, उन्होंने चीप ऑयल खरीदा था। दे हैव स्टोर्ड इट फॉर फ्यूचर पर्पस। तो उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सऊदी अरेबिया ने इंडिया से कहा है कि इंडिया ने जो भी सस्ता तेल पिछले साल खरीदा था जबकि ऑयल के प्राइसेस गिर गए थे, उस समय तो किसी ने भी, बेसिकली जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, ओपेक कंट्रीज हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल के प्राइस पर डिपेंड करती। तो उस समय किसी ने ओपेक नेशंस की बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करी। तो इसी टर्न में, उसी कंटेक्स्ट में नाउ सऊदी अरेबिया इज स्नबिंग द इंडिया एंड सेइंग दैट वॉट एवर oil you have bought last year on a rock bottom rates last year, why India is not using that stored oil, why India is asking for OPEC nation and OPEC plus countries to reduce the prices of
क्रूड ऑयल। तो इंडिया की जो डिमांड थी, जो प्लिया थी, वो फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दी है ओपेक नेशन और उसके एलाइज़ ने, और इंडिया को एक यहाँ पे कह सकते हैं कि करारा जवाब दिया कि आपने जो पिछले साल जब आप एकदम लो प्राइस से, माइनस प्राइसेस से, तो उस समय जो आपने ऑयल खरीदा था, वाई यू आर नॉट यूजिंग दैट ऑयल। तो हालांकि फिलहाल जो इंडिया की तरफ से आया है कि इंडिया इज़ वेरी सैडन बाय ओपेक डिसीजन एज पर अवर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील। तो फिलहाल के लिए जो प्रोडक्शन कट, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, वो रिस्ट्रिक्शन ओपेक नेशन नहीं रिड्यूस कर रहा है, एंड दैट्स अ बैड न्यूज़ फॉर इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया एंड अदर कंज्यूमिंग नेशंस। हालांकि रशिया और कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो दे ऑल आर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इनको हम बोलते हैं ओपेक प्लस नेशन। आपको कभी इस पे एक सेपरेट वीडियो आई विल मेक कि ओपेक और ओपेक प्लस नेशन क्या होते हैं एंड हाउ दे एक्चुअली कंट्रोल द पेट्रोलियम प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो ओपेक नेशन है, उन्होंने इंडिया की जो प्लिया थी उसको रिजेक्ट कर दिया है कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करने वाले हैं, उन्होंने प्रोडक्शन डिक्रीज किया। दैट इज़ वाई द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इज इंक्रीजिंग इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इन डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया। हालांकि रशिया और जो कजाकिस्तान जो इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, दैट इज़ नॉट सफिशिएंटली इम्पैक्टिंग द क्रूड ऑयल प्राइसेस। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, Research Hidden on Facebook. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.